हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनडीए के सीईटी जो कि 8 अगस्त 2022 को हुआ था। एंड दिस इज पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 21 टू 30। क्वेश्चन नंबर 21 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से होता है और आपको बता रखी ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ 18। तो मैं मान लेता हूँ फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है जो कि 18 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट उससे पहले रखा हुआ है यानी कि 12 सेंटीमीटर पर। यू की वैल्यू कितनी है, माइनस के 12 हम लेते हैं माइनस का। आपको बताना है कि इमेज डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो मिरर के लिए जो फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको एफ भी पता है और यू भी पता है, वी निकालना है। 1/, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना वो होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं फोकल लेंथ की वैल्यू रखूँगा 18, 1/v प्लस 1/u की वैल्यू कितनी, माइनस के 12। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/18 प्लस 1/12। और 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 प्लस 18 अपॉन में 12 इंटू में 18। सो इट विल बी इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी रेसिप्रोकल करने के बाद वेलोसिटी आएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, screen is placed 90 centimeter from an object. The image of the object on the screen formed by convex lens for two different location, उसके बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है फोकल लेंथ कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर स्क्रीन है, बीच में कोई कॉन्वेक्स लेंस रखा होगा। तो फोकल लेंथ के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है d² माइनस x² अपॉन में 4 इंटू में d। अब ये d क्या है, तो d होगा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी है, और जो x है वो है कि जो दो पोजीशन है उसके बीच का सेपरेशन। तो x इज सेपरेशन बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस। तो हमें सब वैल्यू गिवन है, फोकल लेंथ निकालना है। तो d की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू कितनी 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में 90। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे हमें मिलेगा 21.4 सेंटीमीटर। तो इसलिए आंसर डी सही होगा। ये अप्रोक्स वैल्यू 21.4। तो इसलिए इस फॉर्मूले को अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा निकालने में। एफ फोकल लेंथ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23, द रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप वेयर ऑब्जेक्टिव हैज अ डायमीटर ऑफ 200 इंचेस व्हेन द लाइट ऑफ द वेवलेंथ। देखो लैम्डा आपको गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको ऐसा यूनिट में अगर हम करें तो 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 400 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये आ जाएगा मीटर में। तो दूसरा यहाँ पर ये जो डायमीटर है हमें इंचेस में दे रखा है, तो इसको भी मैं मीटर में चेंज करूँगा। देखो 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको मीटर में कहेंगे तो आपको इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.0254 सेंटीमीटर। अब क्योंकि जो ए है, ए हमें गिवन है 100 इंच, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में बाय मल्टीप्लाइंग 0.0254। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से 0.0254। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 2.54 मीटर। अब दोनों चीज़ हमारे मीटर में आ गई है। तो जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला होगा डेल्टा थीटा लेट से, इट विल बी इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन में ए। और 0.61 लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे 4। अच्छा टोटल पावर जैसे 3 है और यहाँ पर -10, तो 10 की ये बचेगा 10 की पावर -7 अपॉन में ये आ जाएगा 2.54। तो बस इसको हमें सोल्व करना है। तो डेल्टा थीटा यानी कि जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आएगा वो आएगा 9.606 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 रेडियन। इट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिस्टल एंगल फॉर ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ब्रिस्टल के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो पूरी बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। म्यू इक्वल टू होता है 10 IP। ठीक है, आपको अगर पोलराइजेशन एंगल निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 इनवर्स करना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का।
अब ये आ जाएगा टेन इनवर्स और म्यू की वैल्यू कितनी 1.5। ठीक है, अब आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा अगर, तो आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको ना मैं एक मेथड बताता हूँ, दो तीन चार चीज़ों की मैं आपको डायरेक्ट पोलराइजिंग एंगल बता देता हूँ जो एग्जाम में आता है। जैसे कि डायमंड के लिए पोलराइजिंग एंगल, ठीक है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, वाटर के लिए और ग्लास के लिए, इन सब का आप पोलराइजिंग एंगल याद रखो। तो देखो डायमंड के लिए पोलराइजिंग एंगल होता है 67 डिग्री, वाटर के लिए 53, ग्लास के लिए 57 डिग्री। फिलहाल हमारे पास ग्लास था तो ग्लास का देखो 57 में आपको होता है अप्रोक्सीमेट कौन सी वैल्यू हम लेंगे 57.3 डिग्री। तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स में आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। सो इट विल बी बेटर कि आप डायमंड के लिए याद रखें, वाटर के लिए, ग्लास के लिए। एक्चुअली जो पोलराइजिंग एंगल होता है वो डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, जैसे डायमंड का 2.42 है, तो आप देखो उसका पोलराइजिंग एंगल भी सबसे ज़्यादा है। क्रिटिकल एंगल अपोजिटली डिपेंड करता है। हालांकि वाटर के लिए पोलराइजिंग एंगल 53 और म्यू की वैल्यू 1.33, ग्लास के लिए पोलराइजिंग एंगल 57। तो अगर यहाँ पर ग्लास था तो 57 वाला हमने सेलेक्ट किया, डायमंड डायमंड के लिए हम इस वाले को सेलेक्ट करते हैं 67.3 डिग्री को, और वाटर के लिए 53 के आसपास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस। तो एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं और उसके थ्रू हम एक प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है इस तरह से। तो आपको बताना है कि नेचर कैसा होगा वेव फ्रंट जो बाहर निकलेगा। देखो जो वेव फ्रंट होता है वो रे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो रे इस तरह से पैरेलल जाएंगी और फोकस पर आकर के गिरेंगी। तो अगर आप इसके परपेंडिकुलर सरफेस बनाओगे तो वो इस तरह का आएगा। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए जो वेव फ्रंट रहेगा वो रहेगा स्फेरिकल, और आप देखो ये एक तरफ इकट्ठा हो रहा है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, तो इसलिए हमारा आंसर होगा स्फेरिकल एंड कन्वर्जिंग। ठीक है, स्फेरिकल एंड कन्वर्जिंग रहेगा कॉन्वेक्स के लिए। कॉनकेव लेंस होता तो कॉनकेव के लिए स्फेरिकल रहता है लेकिन डाइवर्जिंग रहता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, द रेडियस अपीयरेंस ऑफ द सन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट किसकी वजह से होता है। देखो इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है लैम्डा की पावर 4 पर। अगर मैं विप्योर की बात करूं तो रेड कलर की जो, अब आप यहाँ से वॉलेट से रेड की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। तो जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, रेड कलर की। तो देखो जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है वो भी इन्वर्सली डिपेंड करता है लैम्डा की पावर 4 पर। तो रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ है तो उसका अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग सबसे कम होगी। और सनराइज पर सनसेट पर जो डिस्टेंस होता है सन और अर्थ का वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है। सो एट सनराइज एंड सनसेट rays pass through a larger distance through atmosphere, so most of the blue and other shorter wavelength are removed by the scattering. That's why the least scattered light reaches our eyes and that is red color. तो क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ब्लू कलर पहले से स्कैटर्ड हो चुका होता है, तो बाद तक जो बचता है वो रेड कलर हमारी आंखों तक आ पाता है। तो इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए ऐसा हो पा रहा है। तो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर एंड हेंस इज स्कैटरिंग इज मोर, ये बात नहीं है, स्कैटरिंग कम होगी, वेवलेंथ तो ज़्यादा लेकिन स्कैटरिंग कम। रेड लाइट हैज हायर एनर्जी, देखो हायर एनर्जी नहीं कह सकते, एंड हैंस रीचेज अवर आइज इवन आफ्टर ट्रेवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस। एनर्जी का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड करेगा। Due to its lower wavelength, its scattering is less, hence travel longer and reach our eyes। ये बिल्कुल सही रीजन जो मैंने आपको बताया। बिकॉज इट डज नॉट फॉलो, देखो रेलिंग स्कैटरिंग लॉ तो ये बताता है, तो रेलिंग स्कैटरिंग लॉ तो है ही है, उसको तो फॉलो ही करेगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी है, वो एंटर कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पर। तो आपको बताना जो ट्रेजेक्ट्री का रेडियस होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो हमें फाइंड करना रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv अपॉन में क्यूब। जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन में क्यूब ही। बट यहाँ पर क्या है कि हमें वेलोसिटी के बारे में ना देख करके काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर mv को रिप्लेस कर दूँगा किस तरह से। देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, हाफ mv² या फिर p² अपॉन में 2m। अब आप इसको देखो मास इंटू वेलोसिटी को हम पी भी तो लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया पी अपॉन में क्यू भी। अब मैं पी को रिप्लेस करूंगा इस तरह से, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 m k।
तो रेडियस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आएगा √2m/K/QB। अब आप ये देखो कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दोनों सेम है, के भी सेम है। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर जो रेडियस है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मास पर। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं लिख सकता हूँ कि वो मास पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो हमें लिखना होगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप मास देखो इनका रेशो MP, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 और ये आएगा 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है। अब आप कुछ भी कर लो, ये 1:2 या 2:1 तो कभी नहीं आएगा। 1:1 इक्वल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों को मास अनइक्वल होता है। तो ये भी जो रेशो आता है मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वो होता है 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। MP जो होता है 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 28 है यूवी, देखो वेवलेंथ आपको दे रखी 280 नैनोमीटर इज यूज टू इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज कर रहे हैं जिसका वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है कि अगर आप फोटोन को इंसिडेंट करवा रहे हो किसी मेटल पर तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो फोटोन आ रहे हैं ना उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो जो इंसिडेंट एनर्जी है फोटोन की वो कुछ तो वर्क फंक्शन में यूज हो जाती है और कुछ जो पार्टिकल बाहर निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगी। और देखो इंसिडेंट एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू में न्यू और ये होता है वर्क फंक्शन फाई नॉट। अब काइनेटिक एनर्जी को आप ½ भी लिख सकते हो, या जब आपको इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको देना पड़ेगा तो उसकी वजह से जो वर्क होगा QV0 वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो हमें ना V0 ही निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। सो वी कैन से दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू QH न्यू माइनस में वर्क फंक्शन। देखो इंसिडेंट एनर्जी ये H न्यू क्या है, इंसिडेंट एनर्जी तो मैं इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ, HC/λ फॉर्मूला भी होता है, H न्यू भी होता है। लेकिन क्योंकि हमें वेवलेंथ पता है ना तो देखो वेवलेंथ जब आपको पता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा आपको आंसर निकालना है तो फॉर्मूला होता है 12400/λ, लेकिन एंगस्ट्रॉन में है ये और यहाँ पर जो एनर्जी है वो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब वेवलेंथ हमें नैनोमीटर में गिवन है तो मैं पहले इसको एंगस्ट्रॉन में चेंज कर लूँगा। तो 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी है 280। अब देखो 280 नैनोमीटर है ये, तो 280 नैनोमीटर को मैं अगर मीटर में चेंज करूं तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर अगर एंगस्ट्रॉन में चेंज करूं तो 10⁻10 में मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हो जाए 280 इंटू में 10, मतलब एक पावर बचेगी, या फिर 2800। तो इसका मतलब 12400 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2800 से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 4.42। तो जो एनर्जी आ गई ना डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। दूसरा तरीका यही था कि आप H की वैल्यू रखो, C की वैल्यू रखो, लैम्डा की वैल्यू रखो, वो बहुत बड़ा पड़ता है। तो इसलिए बेटर है कि हम इस फॉर्मूले को याद रखें 12400 अपॉन में लैम्डा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये फॉर्मूला है। अब ये Q की वैल्यू कितनी, अब इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। Q की वैल्यू को मैं E लिख रहा हूँ, V0 हमें निकालना है, H न्यू कितना है तो वो आ गया 4.42, मतलब इंसिडेंट एनर्जी 4.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस फाई नॉट कितना है मतलब वर्क फंक्शन वो है 2.5। अब देखो ये ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है इसकी यूनिट EV में, तो अगर मैं E से E कैंसिल कर दूं तो हमारा आंसर वोल्ट में आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में आएगा। तो 4.42 में से अगर हम माइनस करेंगे 2.5 तो अपना आंसर आएगा 1.92 वोल्ट में। तो अब देखो आसपास में कोई वैल्यू है 1.9 के, तो 1.94 है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। एग्जैक्टली वैल्यू तब आएगी जब आप H और C की वैल्यू रखोगे, बट फायदा नहीं है अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आप आंसर फाइंड कर सकते हैं नियर अबाउट। क्वेश्चन नंबर 29 भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही बेस्ड है। आपको बताना है इस ग्राफ से स्लोप क्या होगा। तो अगर आप इसमें वैल्यू फाइंड करोगे तो ये वैल्यू है 4.15 इंटू 10⁻15 वोल्ट सेकेंड। देखो अभी हमने एक पहले क्वेश्चन किया था, मैंने वहाँ पर आपको इक्वेशन लिखाई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि मान लो कोई फोटोन आ रहा है
एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो जो इक्वेशन होगी वो होगी इंसिडेंट एनर्जी इक्वल होगी वर्क फंक्शन के प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ये प्लस है यहाँ पर। तो इंसिडेंट एनर्जी को आप लिख सकते हैं एच इंटू में न्यू, वर्क फंक्शन को आप लिखते हैं एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में लिख सकता हूँ क्यू वी नॉट। यहाँ पर ना वी नॉट ले रखा है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ली हुई है, इसका मतलब। और देखो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन को फॉलो कर रही होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कैसे? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से कन्वर्ट करूंगा। देखना कैसे। मुझे y एक्सिस पर क्या चाहिए, y एक्सिस पर चाहिए मुझे पोटेंशियल वी नॉट, और x एक्सिस पर चाहिए फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू, बाकी देखते हैं जो भी कांस्टेंट पार्ट आएगा और जो भी स्लोप आएगी। तो इसको एक तरफ ले आते हैं क्यू वी नॉट को, आप इसको लिख लीजिए क्यू वी नॉट बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस के एच न्यू नॉट, वी नॉट को आगे ले रखा हो तो हो जाएगा एच अपॉन में। अब देखो चार्ज है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो मैं उसका मैग्नीट्यूड अगर लूँ तो एच अपॉन ई आ जाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी माइनस एच अपॉन में ई इंटू में न्यू नॉट। अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताया वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इधर वी नॉट हो गया वाई एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसी होगी एक्स एक्सिस पर। तो जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो होती स्लोप, तो यहाँ पर न्यू का कोफिशिएंट क्या है एच अपॉन ई, तो एच अपॉन ई जो होगा ना वो होगा स्लोप, ठीक है। और जो कांस्टेंट पार्ट है वो आपको देगा एच अपॉन ई की वैल्यू इंटू में न्यू नॉट। तो इस ग्राफ से हमें काफ़ी सारे फायदे होते हैं, जैसे हमें स्लोप पता लग जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पता लग जाता है। अगर देखो यहाँ पर जहाँ पे टच करता है ना वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये सब फायदे आप इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं इस ग्राफ से। अब यहाँ पर एच अपॉन ई स्लोप है, तो आप कोई भी मेटल ले लो, सभी के लिए जो स्लोप होगा ना वो सेम होगी, स्लोप की वैल्यू सेम होगी, भले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, एच अपॉन ई। इसमें पूछा था स्लोप कौन सी होगी, तो वो होगी एच अपॉन ई, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, आपको एनर्जी गिवन है E इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको बताने की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच इंटू में न्यू, तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, देखो एफ कह लो न्यू कह लो एक ही बात है, सो इट विल बी इक्वल टू एनर्जी अपॉन में प्लैंक कांस्टेंट एच। अब एनर्जी कितनी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा जूल में, जो कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, और बीच यहाँ पर एच क्या आएगा प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। जब आप इसको सोल्व करेंगे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 555 इंटू में 10 की पावर 12 हर्ट्ज। तो अपना आंसर सही होगा ऑप्शन सी। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।